नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। संधि विषय के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि संधि के जो प्रकार है, पहले तो हमने उनके बारे में पढ़ा कि संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि को हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने पाया कि स्वर संधि के भी 5 भेद हैं और मैंने उन्हें आपको क्रमबद्ध याद करने के लिए कहा। उसके पीछे एक रहस्य इसलिए भी छुपा हुआ है क्योंकि जब हम संधि का विच्छेद करेंगे, पहली वीडियो में मैंने बताया है, उसके तथ्य मैंने रखे हुए हैं कि विच्छेद करते समय हमें उसी क्रम को याद रखना है। उसी क्रम के आधार पर हमने प्राथमिकता देनी है। इसलिए अगर किसी ने अभी तक पहली और दूसरी वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उन वीडियो को देखें। और साथ में आपसे मैं आज के विषय को स्टार्ट करने से पहले विनती करता हूं कि हमारा जो ये YouTube चैनल है HP स्टडी हब, इसे आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, अपने कार्य के प्रति और अधिक ऊर्जा से काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में जब हम कल पढ़ रहे थे तो मैंने सिर्फ दीर्घ स्वर संधि के नियम बताए थे कि सजातीय स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ रूप में जा खिलते हैं। और उसके मैंने नियम बताए थे आपको कि कैसे अ वर्ण का जब योग अवर्ण के साथ होता है तो वो मिलकर के आ स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से लघु ई का जब दीर्घ ई के साथ मेल होता है वो भी हमारे पास दीर्घ ई का रूप धारण कर लेता है। लघु ऊ का जब दीर्घ ऊ के साथ मेल होता है तो वो भी दीर्घ ऊ की ध्वनि का निर्माण कर जाते हैं। तो वहाँ पर हमने कुछ उदाहरण पढ़े। हमने शब्दों को, 2 पदों को जोड़ना कल सीखा दीर्घ स्वर संधि के नियम के अंतर्गत। उसके हमने उदाहरण पढ़े। तो आज हम वहीं से आगे शुरू करेंगे। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको जोड़ने की बजाय कोई शब्द दिया हो, उसे तोड़ने के लिए कहा जाए, तो सर फिर हम उसे किस प्रकार से पहचानेंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि का है, किस प्रकार से यह दीर्घ स्वर संधि से टूटेगा, इसके लिए एक पहचान रहती है। उस पहचान के अंतर्गत ही हम उस शब्द को जब विच्छेद करेंगे उस शब्द का, तो वो हमें उस पहचान के अंतर्गत पता चलेगा कि यह शब्द दीर्घ स्वर संधि के तहत टूटेगा। तो कुछ नहीं है, उस पहचान के बारे में मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पहचान के तौर पर मैंने कहा है कि यदि किसी भी शब्द को बीच में आपके पास आ स्वर आ जाए, आ की मात्रा आ जाए, या फिर कहीं पर दीर्घ ई की मात्रा आ जाए, या फिर दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाए, अगर वहाँ से हम उस शब्द को तोड़ते हैं तो ऐसा करने पर मतलब उस शब्द को उस स्वर से, मतलब आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा या फिर दीर्घ ऊ की मात्रा से तोड़ने पर दोनों तरफ, मतलब प्रथम पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का प्रथम वर्ण, अगर दोनों तरफ हमारे पास जो निकटवर्ती वर्ण है, दोनों जो वो वर्ण है, अगर वो सजातीय स्वर के रूप में आ जाते हैं, सजातीय स्वर के बारे में हमने कल पढ़ा हुआ है, अगर वो सजातीय स्वर के रूप में आ जाते हैं, जैसे कि अगर वो अ और आ जाए, इनका जो किसी भी प्रकार से, जो मैंने 4 प्रकार से पिछली वीडियो में मेल बताया है, ऐसा कोई भी मेल अगर वहाँ पर आ जाए तो वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हुई होगी। अर्थात अगर ये ई का मेल दीर्घ ई के साथ के भी 4 तरीके से होता है तो उस मेल के अंतर्गत अगर प्रथम पद का आखिरी वर्ण भी ई आ जाए, आखिरी पद का प्रथम वर्ण भी ई आ जाए, तो हम वहाँ पर समझ जाएंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि के तहत इस शब्द का निर्माण हुआ है। जो पद जो खंडित हुए हैं वो दीर्घ स्वर संधि के तहत हुए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूँ तो हमें कुछ नहीं, दीर्घ स्वर संधि में सिर्फ इतनी पहचान रखनी है कि शब्द के बीच में अगर आ की मात्रा का हमें चिन्ह दिखे, या फिर दीर्घ ई की मात्रा दिखे, या दीर्घ ऊ की मात्रा दिखे, तो वहाँ से हमने उसे तोड़ने की कोशिश करनी है। और इसी के चलते मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे
आपके पास कोई शब्द दिया हो और आपको कहा है कि इसका विच्छेद कीजिए, दिए गए शब्द का आप विच्छेद कीजिए, तो हम किस प्रकार से इसका विच्छेद करेंगे? शब्द दिया हुआ है देवालय, और इसका विच्छेद करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली जो वीडियो है उसे देखें, क्योंकि मैंने विच्छेद के वहाँ पर कुछ नियम बताए हैं, किस प्रकार से सहज और सार्थक शब्दों का ही विच्छेद करना है हमने। और अगर प्रथम शब्द का अर्थ निकल रहा है तो दूसरे शब्द को हम प्रत्यय के रूप में भी मानेंगे, लेकिन खैर वो आगे आएगा। अर्थात यहाँ पर कोशिश हमारी रहेगी कि जो शब्द दो पद बनेंगे वो दोनों के दोनों सहज हो और सार्थक हो। इस प्रकार से अगर कोई शब्द दिया है और आपसे कहा गया है कि इसका विच्छेद कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देवालय जो शब्द मैंने लिया हुआ है इसमें हमें आ की मात्रा दिख रही है। आ की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा किसी शब्द में दिखे या फिर दीर्घ ऊ की मात्रा दिखे तो वहां से हमें ऐसे तोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको बता दूं, ये जो आ जो है ये कितने तरीके से बना हो सकता है। ऐसी भी स्थिति रही होगी कि ये इस तरीके से बना हो, ऐसी भी संभावना रही हो कि ये इस तरीके से भी बना हो। ऐसा करने पर भी आ की ध्वनि आ रही थी और ऐसा करने पर भी हमारे पास आ की ध्वनि रही। यहां से हमने इसे जब तोड़ना है तो सबसे पहले हमें जो काम करना है कि व के साथ आ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात व को, इस वा को मैं स्वर रहित करता हूं तो यहां पर व स्वर रहित ऐसे होगा, आ बाहर आ जाएगा। तो मतलब स्वर रहित व को मैं द के साथ लिख रहा हूं। बीच में जो हमारे पास आ की मात्रा को है उसको मैंने वर्ण का रूप दिया, जो शेष बचता है उसे मैंने यहीं पर लिख लिया। अब प्रश्न यहां पर उठता है कि ये आ चार प्रकार से टूट सकता है। अयोग अ से भी आ बनता है, अयोग आ से भी आपके पास आ बनता है, और आयोग यहां पर हमें ध्यान देना है कि जब हम इसको इस रूप में तोड़ते हैं तो कौन सा इनमें से फिट बैठेगा, वो हमें जो आम जनजीवन में हम व्यवहार में जिन शब्दों को लाते हैं, वर्तनी के आधार पर जो शुद्ध होते हैं, सहज होते हैं, सार्थक होते हैं, उन्हें ही हमने यहाँ पर रखना है। अशुद्ध शब्दों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अर्थात अशुद्ध शब्दों के रूप में हम अगर कहीं किसी को विखंडित करते हैं, विग्रह करते हैं, तो वो विच्छेद नहीं माना जाता है। अगर फर्ज कीजिए कि अगर यहाँ पर ये अ और अ के रूप में टूटा होगा, तो यहां पर अगर ये ऐसा हुआ होगा तो ये वाला यहां पर स्वर रहित व्यंजन है और यहां पर स्वर है, इसके साथ जुड़ता है, तो अब ये स्वर, इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। मैंने कहा है कि उदासीन स्वर है तो सिर्फ मात्रा ना होने की वजह से सिर्फ स्वर देगा। ये तो हमारे पास देव बन रहा है। हमें समझ में आता है कि हाँ सर, देव शब्द तो हमने सुना हुआ है, पर जैसे ही हम दूसरे इस वर्ण को दूसरे पद के प्रथम में लगाते हैं तो ये बन रहा है अल्य, जो कि हमारे पास वर्तनी के आधार पर कोई शब्द नहीं है। तो मतलब ये वाला योग तो नहीं हुआ होगा, अर्थात ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा इसमें, तो ये हमारे पास गलत हो गया। तो दूसरा हमारे पास ये रहता है कि यहाँ पर कैसा हुआ होगा, तो हो सकता है संभावना आ के बनने की ये भी तो है। ये यहाँ पर जितने ज़्यादा आपके पास शब्दकोश में शब्द होंगे उतनी आपको सहूलियत मिलेगी। और अगर ये वाला मेल रहा होगा तो देखिए कैसे बन सकता है, ये वाला इसके साथ योग करेगा, लेकिन यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन है और साथ में स्वर लगा हुआ है। स्वर भी वो लगा हुआ है, वो अ वाला स्वर लगा हुआ है, अ वर्ण का स्वर, जो कि उदासीन स्वर है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वर दे जाता है, उसकी मात्रा नहीं जाती है, उसकी मात्रा नहीं होती है। तो ऐसा करने पर यहाँ पर देव बना, हलंत हटा, सिर्फ स्वर लगा। ये वाला जो है इसके प्रथम में जाएगा,
सीधी सी बात है, संधि में प्रथम पद का आखिरी वर्ण, आखिरी पद का प्रथम वर्ण, ठीक है। इसको हमने दो भागों में बांटा यार, ये हमारे पास इसके यहाँ पर लगा, प्रथम पद के आखिरी वर्ण के रूप में लगा, तो ये वाला स्वाभाविक सी बात है द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में लगेगा, तो ये हमारे पास आल्य बना। तो अब समझ में आ रहा है कि देव तो पहले में भी आ रहा था, वर्तनी के आधार पर भी शुद्ध है, आल्य अब जाकर के आ रहा है, और आल्य का अर्थ होता है घर, सहज शब्द है, सार्थक शब्द है, अर्थ है इसका, और हमारे पास इसका विग्रह हो गया, देवालय इसमें जाकर के टूटा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं जो बात कर रहा हूँ कि दोनों तरफ सजातीय स्वर, यहाँ देखिए इसके आखिरी में अ आया हुआ है, इसके प्रथम में आ वर्ण आया है, मतलब दोनों तरफ सजातीय वर्ण का के रूप में टूटा है। ये सजातीय वर्ण के रूप में यहाँ पर स्वर जो आए हुए हैं वो सजातीय स्वर थे, तो यहाँ पर ये कौन सा प्रकार हो गया? दीर्घ स्वर संधि का प्रकार हो गया। अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवालय का दिया आगे कि ये टूटा हुआ है देव जमा आल्य में, तो बताइए इसमें कौन सी संधि निहित है? तो आपको उसमें से जो सही उत्तर है उसे चिन्हित करना है, उसे टिक मारना है। तो वहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि और दीर्घ स्वर संधि। तो आपने दीर्घ स्वर संधि के ऊपर टिक करना है, तो आपका ये प्रश्न ठीक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और शब्द को लेते हैं। शब्द लेता हूं मैं रजनीश। रजनीश जो शब्द है, अब खुद से आप करिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस शब्द का विच्छेद करना शुरू कर दीजिए। यहां पर देखिए रजनीश शब्द है, तो हर कहीं से इस शब्द का विच्छेद नहीं करना है। मैंने पहचान बताई हुई है। जैसे ही आप देखते हैं पहचान पर क्या है कि या तो आ की मात्रा आए, दीर्घ ई की मात्रा आए, या फिर दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाए। यहां पर हमें क्या दिख रहा है? न के साथ दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, तो दीर्घ ई की मात्रा से ही हमें इसे तोड़ना है। मतलब इस मात्रा को सबसे पहले हमने साइड में निकालना है, अलग करना है। तो न वर्ण के साथ ई की मात्रा लगी हुई है। देखिए दीर्घ ई की मात्रा लगी है, वर्ण के रूप में दीर्घ ई आएगा, तो न के नीचे हलंत आएगा क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन हो गया, और ये हमारे पास बाहर क्या आया? ई के रूप में आया। ठीक, तो रजनीश कुछ नहीं कहा है। अब हमने क्या करना है? जो ये मात्रा है इसको अलग किया, मात्रा को हमने स्वर का रूप दिया, और जो अलग करने पर उसे अलग किया, और जो बचता है उसे वैसे का वैसा साइड में लिख लो। चूंकि न को स्वर रहित कर दिया है तो उसे दर्शाने के लिए हमने हल चिन्ह का प्रयोग किया। आगे हुआ क्या है कि ई की मात्रा बाहर आई हुई है, और जो बचता है उसे हमने साइड में रखा। ठीक, अब ई के बनने के भी 4 प्रकार हैं। दीर्घ ई हमारे पास 4 प्रकार से बन सकता है। पीछे वाली वीडियो में मैंने बहुत सरल तरीके से बताया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि संधि विच्छेद के लिए आपको मेरी जो पहली वीडियो है उसे देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने संधि विच्छेद के वहाँ पर 3-4 नियम बताए हुए हैं। उन नियमों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको दिक्कत रहेगी। साधारण शब्दों का तो आप विच्छेद कर लेंगे, लेकिन सभी शब्दों के विच्छेद करने में आपको दिक्कत आएगी। किसे प्राथमिकता दें, किसे नहीं प्राथमिकता दें, तो वहाँ पर दिक्कत रह सकती है। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस प्रकार से भी हमारे पास दीर्घ ई बन सकता है, और इस प्रकार के मेल से भी दीर्घ ई बन सकता है। ये सब बातें पिछले वाली वीडियो में हमने की हुई है। अगर कोई यहाँ पर नया है तो उसके लिए मैं बता दूँ कि इस तरह से इसका योग हो सकता है। तो मतलब ये ई इतने प्रकार से टूटा होगा। इस उदाहरण का लेने का मेरा एक मकसद है, तो मैं यहाँ पर इसका विच्छेद कर लूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने वो नोट करनी है कि जब भी आपके पास तालव्य वाला श आ जाए, अर्थात ये वाला श कहीं पर दिखे और इससे पहले ई स्वर, ई वर्ण का प्रयोग करना है, तो हमेशा आपने क्या करना है? दीर्घ ई का प्रयोग करना है। मतलब इस शब्द, इस तालव्य श से पहले जब भी ई की मात्रा है, ई का स्वर आएगा, ई वर्ण आएगा, वो दीर्घ ई वाला वर्ण लगाना है। छोटी ई वाला मतलब लघु ई कभी नहीं लगानी है। अर्थात यहाँ पर आप नोट में डाल दीजिए इसको कि जब भी हमारे पास
ईश शब्द होगा, ईश्वर होगा या इच्छा होगा। ऐसे शब्दों का में जो ई का जो वर्ण लगा हुआ है वो दीर्घ ई का वर्ण का प्रयोग करना है। हाँ, इंद्र होगा कहीं पर, इच्छा होगा, वहां पर आपने क्या करना है, लघु ई का प्रयोग करना है। तो इससे क्या होगा मेरे भाई, इससे आपको कुछ नहीं होगा, काफ़ी सारी चीज़ों को विग्रहित करने में, विच्छेद करने में आपको आसानी होगी, अन्यथा आप हर किसी को देखते रहोगे। अब आपको पता है कि जो श जो वर्ण है इसके पहले जो है प्रथम में क्या लगता है, दीर्घ ई लगता है। तो दीर्घ ई लगता है तो मतलब कि यहाँ पर ये वाला योग तो नहीं रहा होगा, ये वाला योग भी नहीं रहा होगा, तो सिर्फ इन दो में से ही आपको देखना है। ठीक है, तो अब क्या आपके पास बनता है, अगर मैं इसे लेता हूं तो ये बनता है मेरे पास ई योग ई, और इसका योग से अगर देखें तो लघु ई लग रहा है, रजनी बन रहा है। अगर यहाँ पर इसे स्वर रहित व्यंजन है, यहाँ स्वर लगा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी स्वर रहित व्यंजन के बाद अगर आपके पास कोई स्वर है तो वो स्वर क्या कर जाता है, उसे अपना स्वर दे जाता है, बदले में वो स्वर रहित व्यंजन उसकी मात्रा को रख लेता है, सिवाय अ की, क्योंकि मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा बना होगा और वर्तनी के आधार पर यह अशुद्ध है, रजनी ऐसा नहीं होता है, तो मतलब हमारे पास ये वाला उदाहरण भी गलत हुआ। ठीक, अब हमारे पास आखिरी में ये बचता है, एक ही विकल्प बचता है। अगर ऐसे तरीके से अगर इसका मेल हुआ होगा तो देखिए यहां पर बनता है हमारे पास रजनी। रजनी क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि रजनी का जो शब्द है जो उसका अर्थ क्या होता है। और आगे है ईश। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण भी ई है और आखिरी पद का प्रथम वर्ण भी ई है। सजातीय स्वर है भाई साहब, सजातीय स्वर से ये मिलकर के रजनीश बना था। जब हमने विग्रह किया, विच्छेद किया तो हमारे पास ये आया। तो सजातीय स्वर किस में आते हैं तो ध्यान देना है, दीर्घ स्वर संधि में होता है। तो रजनीश शब्द की बात करता हूं तो यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि की बात हो रही है। ठीक, एक और उदाहरण लेता हूं आपके साथ। हाँ, आप यहां पर रविंदर करना, अन्य जो भी शब्द आपके पास आते हैं, इंद्र की बात कर रहा हूं, यहां पर इच्छा की बात कर रहा हूं, ऐसे जो भी शब्द आएंगे उनके साथ आपने क्या करना है, लघु ई का प्रयोग करना है, लघु ई को लगाना है। ईश आए, ईश्वर आए, इच्छा आए। खास तौर पर बात कर रहा हूं तालव्य वाला श, ये वाला श जो ये तालव्य वर्ण विचार में पढ़ा होगा, ये तालव्य वाला श आता है। ठीक है, तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ आपने दीर्घ ई का प्रयोग करना है। इंद्र आए, इच्छा आए, वहां पर आपने लघु ई का प्रयोग करना है। ठीक है, एक उदाहरण और लेता हूं, उसे आप करेंगे। उदाहरण ले रहा हूं मैं, भूल जा। अब बहुत समस्या होगी, कैसे तोड़ेंगे? समस्या कुछ नहीं है यार, समस्या कुछ नहीं है। आपके पास पहचान के लिए मैंने क्या कहा है, तो संभावना बन जाती है दीर्घ स्वर संधि की। अगर कहीं पर भी आपको इन मात्राओं, इन 3 मात्राओं में से कुछ दिखे, तो हमें दीर्घ उ दिख रहा है, यहाँ पर दीर्घ उ दिख रहा है तो कुछ नहीं है, इसे अलग कर दो। ये वह के साथ लगा हुआ है, वह वर्ण व्यंजन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ से अलग करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से रहा होगा। दीर्घ उ है तो ऐसे ही टूटेगा। दीर्घ उ यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, बड़ा उ जिसे आप कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर दीर्घ उ की मात्रा लगी हुई है वह के साथ। लघु उ की होती तो मैं यहाँ पर लघु उ लिखता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने तोड़ा। वना आपके पास ये बाहर आया उ वर्ण, और साथ में जो साइड में बचा उसे एज इट इज लिखो। उससे तो हमें कभी परेशानी ही नहीं है, ये तो कभी परेशानी देता ही नहीं है, बहुत दिलेर आदमी है। ठीक, अब उ की बात करता हूं। ये भी मैंने नियम में वहां पर बताया और 4 प्रकार से टूटता है, तो आप जाकर के देखिए कि किस प्रकार से ये बनता है। ठीक है,
तो उसी के आधार पर ये होगा। तो लिख ही लेता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि सर आप अपनी पीछे वाली वीडियो के लिए हमें ज़बरदस्ती देखने के लिए बोल रहे हैं, तो करके आप यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आपका हुक्म सर आँखों पर। एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप को हमारी इस वीडियो से लेकर के कुछ भी कमियाँ दिखती हैं, आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बेझिझक वो सुझाव दीजिएगा। कल मुझे एक कमेंट आया था, पर्सनली आया था वो, तो ऐसा नहीं है कि पर्सनली, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम जो भी सुझाव आते हैं आपके सर आँखों पर है, हम भी उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कह रहे थे कि सर नॉर्मल जो ऑफलाइन टीचिंग होती है उसमें तो आपका जो वे है वो बहुत अच्छा है पढ़ाने के लिए, कि मूवमेंट होती है, उससे एक चेतना बनी रहती है कक्षा में। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन की क्लास में अगर आप इतनी मूवमेंट करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगा सुझाव, कोशिश कर रहा हूँ मैं आज वैसे स्थिर रखने की अपने आप को। धीरे धीरे ये चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि यार ऑफलाइन की आदत है, तो ऑनलाइन में आते आते थोड़ा सा दिक्कत तो रहेगी, परेशानी रहेगी। लेकिन मुझे सुझाव अच्छा लगा, और भी अच्छा लगता अगर ये जो कमेंट बॉक्स में ही वो कमेंट करते, तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि बुरा लगने वाले कि भाई क्या पर्सनली जा करके बोलो, कोई बात नहीं, वहाँ पर भी बोल सकते हैं। तो इस शब्द के बारे में के पास आते हैं, क्या बन रहा है आपके पास। देखिए, ऊर्जा पर दीर्घ ऊ लगता है, इतना तो तय हो गया कि आखिरी वर्ण ये रहा होगा दीर्घ ऊ वाला। ये पहले ये दो तो काट दो। उसके बाद भू की बात आती है। अगर मैं पहला केस लेता हूं, इसका इस तरीके से बना हुआ होगा, तो ये हमारे पास ये बन रहा है, ये कोई नहीं होता है। हमें पता है दीर्घ ऊ भू मतलब भूमि से बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मेल रहा होगा वो कुछ इस तरह का रहा होगा। ये बना हमारे पास, कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रथम वाला जो स्वर है, यहाँ पर जो तोड़ करके हमारे पास दो वर्ण आए हैं, प्रथम वाला इसके साथ जोड़ देना, आखिरी वाला इसके साथ जोड़ देना है। और हाँ, अगर ये स्वर रहित व्यंजन है तो ये यहाँ पर स्वर है, तो ये स्वर के रूप में उसे उसके साथ जोड़ना है, और वहाँ पर इसकी मात्रा प्रतिनिधित्व करेगी इस वर्ण का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा, क्या बनेगा आपके पास, भू, और ये ऊर्जा। सहज सार्थक शब्द हैं, इसी प्रकार से आपने इनको तोड़ना है। ठीक, अन्य बहुत सारे उदाहरण आप खुद से प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, कुछ अपवाद रहते हैं संधि में। अपवाद की संधि का मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है। जैसे ही हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम अपवाद की संधि के बारे में पढ़ेंगे। अपवाद रहते हैं, क्योंकि अपवाद के बारे में भी मैंने प्रथम वीडियो में बताया हुआ है कि किस प्रकार से जब विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार के अपवाद रहते हैं। संधि के जो नियम हम आखिर तक पढ़ेंगे, विसर्ग संधि तक पढ़ेंगे, तो वो अपवाद की संधियाँ उन नियमों को आधा फॉलो करती है और आधा नहीं करती है। आधा अपनी मर्जी से ही वो शब्द निर्माण में भूमिका अदा कर जाते हैं, तो हमें देखना है। तो इसलिए ज़्यादा परेशानी में नहीं रहना है। अपवाद की संधियों को हम वहाँ पर पढ़ेंगे और अलग से पढ़ेंगे। पूरी सीरीज़ चलने वाली है, मैंने कहा है कि आप नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पर जो थोड़ा सा ज़्यादा ही ज्ञान के बारे में आया है, तो उसे मैं बताना चाहूँ कि वर्ण विकार की बात करते हैं। मैंने कहा कि वर्णों का जब मेल होता है तो विकार आता है। वो विकार किस स्थान पर आ रहा है? विकार मतलब बदलाव आ रहा है। जो बदलाव आ रहा है, बदलाव किस स्थान पर आ रहा है, उसके आधार पर भी संधि को दो भागों में खंडित किया गया, संधि को दो भागों में विभाजित किया गया है। संधि के दो भाग है आते हैं उस तरह से भी, बदलाव के आधार पर, मतलब विकार स्थान के आधार पर। विकार स्थान के आधार पर भी बात करूं, संधि दो प्रकार की है। एक आती है प्रधान संधि, मैं जानता हूं मुझे पहले पढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन मुझे इसका उदाहरण देना था तो करके मैंने इसे रोक के रखा हुआ था। और एक होती है गौण संधि। ये जो हमारे पास बदलाव आएगा, विकार आएगा शब्दों के, वर्णों के मेल से, उसके आधार पर जो हमारे पास विकार आएगा, वो विकार किस स्थान पर आ रहा है, उसके आधार पर दो भागों में बांटा हुआ है। एक उदाहरण लेता हूं मैं। जब हम रामायण की बात करते हैं,
देखिए रामायण जो शब्द बना हुआ है राम और अयन से बना हुआ है। पहचानिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सी संधि हुई होगी। आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संधि हुई है और बताइए कि कैसे वो खंडित हुआ, कैसे इसका विग्रह हुआ है, उसे बताइए यहाँ पर। मतलब कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण क्या रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए यहाँ पर जब ये आया हमारे पास प्रथम पद का आखिरी वर्ण, ठीक है बता देता हूँ यहीं पर, म जो रहा हुआ है ये बना हुआ है म और अ से, मतलब यहाँ से बाहर निकला अ और इधर से प्रथम वर्ण आया अ और ये। देखिए ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि अ योग अ से सर आ बनता है और आ की मात्रा इसके साथ लगी और वहाँ पर वो ये आया। यहाँ पर देखिए बदलाव आ रहा है वो तो हमें दिख रहा है, पर सर ये न जो न है ये ण में बदल रहा है। ये कैसे हो रहा है? ठीक तब कहा था मैंने कि विकार स्थान के आधार पर हमारे पास संधि दो प्रकार की होती है। जब भी याद रखना, जब जिस स्थान पर वर्णों का मेल हो रहा है अगर उसी स्थान पर बदलाव आ जाए, जिस स्थान पर वर्णों का मेल हो रहा है उसी स्थान पर बदलाव आ रहा है, अगर वो बदलाव उसी स्थान पर आ रहा है तो वो संधि कहलाती है प्रधान संधि। यहाँ पर देखिए जो आ का बदलाव आ रहा है, आ का जो स्वर आ रहा है, आ का जो विकार आ रहा है, यहाँ वाले स्थान को हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि का एक रहा होगा विकार स्थान के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो ये प्रधान संधि रहा होगा, प्रधान संधि रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर जहाँ वर्णों का मेल हो रहा है उन वर्णों के मेल की वजह से उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अगर बदलाव हो रहा है, मतलब वर्णों का योग तो यहाँ पर मेल तो इधर हो रहा है और दर्द कहीं और हो रहा है, मेल इन दो का हो रहा है, पीड़ा किसी तीसरे को हो रही है और बदलाव उसमें आ रहा है, मिर्ची उसे लग रही है, तो उस संधि को जो बदलाव उसमें आ रहा है उस संधि को हम कहते हैं गौण संधि। पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के जो मेरे भाई हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए इतना नहीं पूछेंगे, अन्य विषय के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी था प्रधान संधि और गौण संधि के बारे में थोड़ा सा ज्ञान उन्हें होना चाहिए। एक और मैंने उदाहरण पहले जो वीडियो में बताया था उसको भी आप ध्यान में रखें, वहाँ पर भी यही हुआ है। रौ जमा अन्न से हमने बनाया था रावण। मुझे आपने बताना है कि इसमें विकार स्थान के आधार पर कहाँ पर, विकार स्थान के आधार पर अगर हम संधि के दो मैंने जो अभी भेद बताए उसके अंतर्गत आपने बताना है कि विकार स्थान के आधार पर कहाँ पर प्रधान संधि हुई है और कहाँ पर गौण संधि हुई है। तो आज हमने दीर्घ स्वर संधि के आखिरी पड़ाव को छू लिया है। दीर्घ स्वर संधि के जो नियम जितने थे वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी यण संधि के ऊपर आएगी। यकीन मानिए यण संधि को भी हम इसी तरीके से सहज और सरल रूप से पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। आप बस अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करते रहें ताकि अन्य जो अभी तक हमारे इस चैनल के आसपास नहीं पहुँचे हैं उन तक भी हमारी वीडियो पहुँच सके और हमारी आवाज़ उन तक पहुँच सके। और सोशल मीडिया की जितनी भी साइट है हमारी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, HP स्टडी हब का अपना एक वहाँ पर अकाउंट बना है तो उसे आप फॉलो करें और वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर पूरे के पूरे आपको नोट्स मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे वहाँ पर हर साइट का हमने लिंक दिया हुआ है। मेरी जो पहली जो 2 वीडियो आई है उनका लिंक भी वहीं पर मिलेगा। जो आज पहली तीसरी वीडियो को देख रहा है उससे मेरी विनती है कि जाकर के पहली और दूसरी वीडियो को देखे तो आगे आपको व्यंजन संधि विसर्ग संधि में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने प्रथम जो वीडियो बनाई मैं बार बार कह रहा हूँ उसमें कुछ बातें बताई हुई संधि से लेकर के, तो उसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर अब विराम देते हैं और मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। नमस्कार।